हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल द वैदिक कॉलेज। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं BHIC 103 का चैप्टर नंबर 2 का पार्ट 2। इससे पहले पार्ट 1 मैंने बनाया था, है ना। इसमें हमने डिस्कस किया शार्क्स के बारे में बहुत डिटेल में, शार्क्स और एंडोग्रिक्स वगैरह के बारे में। खास करके एंडोग्रिक के बारे में हमने बहुत डिटेल में मेंशन किया। ठीक है, शत्राप्स के बारे में भी बहुत डिटेल में मेंशन किया था हमने। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सातवाहनास के बारे में। ठीक, सातवाहनास बहुत इंपॉर्टेंट एक डायनेस्टी थी जो कि डेक्कन के एरिया में थी। ठीक है, इसका पूरा का पूरा जो कंट्रोल एरिया रहा वो आपका डेक्कन का रहा। कहीं कहीं तो ऐसा ही मेंशन है कि ये साउथ तक, पूरा डेक्कन से लेकर साउथ तक जो विंध्याचल रेंज है वहां से लेकर के पूरा साउथ तक इन्हीं का कंट्रोल था कहीं ना कहीं। ठीक है, चाहे ईस्ट कोस्ट हो चाहे वेस्ट कोस्ट हो। अगर हम सोर्सेस की बात करें इनकी हिस्ट्री की, तो पुराण में इनके किंग्स के बारे में बहुत डिटेल में लिखा है, और इनके कहाँ कौन कब कब राजा थे, कौन कौन से राजा थे, कितने सालों तक राज किया उन्होंने, लिखा हुआ है बहुत कुछ। लेकिन बहुत सारा मिथ भी ऐड कर रखा है, लेजेंड्स बहुत सारे हैं, तो ये पिक्चर क्लियर नहीं हो पाती है। ठीक है, इसलिए पुराण के साथ साथ आपको क्वाइंस और इंस्क्रिप्शंस पे भी बहुत ज़्यादा कोरिलेट करके पढ़ना पड़ता है। ठीक है, इंटायरली पुराण को आप नहीं एज अ रिलायबल सोर्स मान सकते हो सातवाना हिस्ट्री के लिए। ठीक, सातवानस के टाइम में बहुत सारे कॉइन्स मिंट किए गए थे, जैसे लेड, सिल्वर, कॉपर के अलॉय को, है ना। इन कॉइन्स पे राजा का नाम भी होता था, राजा की फोटो भी होती थी। ठीक है, फिर इंस्क्रिप्शंस हमें मिले हैं बुद्धिस्ट केव्स से। ठीक, डोनेशन के रिकॉर्ड्स मिले हैं हमें। और क्या मिला हमें, इन सब से पता चलता है कि इन लोगों का रूल ना कहीं कब के आसपास स्टार्ट हुआ था। फर्स्ट सेंचुरी BCE के आसपास इनका रूल स्टार्ट हुआ था। ठीक है, और जो कुछ एक सबसे पुराने इंस्क्रिप्शंस मिले हैं वो हमें मिले हैं नासिक के एरिया से। तो कहीं ना कहीं लगता है कि इनका जो स्टार्टिंग पॉइंट था वो नासिक की तरफ से ही था, महाराष्ट्र में। ठीक, सातवाहनास जो इमर्ज करते हैं वो कब इमर्ज करते हैं, मौर्यस के बाद इमर्ज करते हैं। ठीक है, अब कई स्कॉलर्स ऐसा मानते हैं कि सातवाहनास डायरेक्टली अचानक नहीं आ गए, उनसे पहले भी प्री मौर्यन, प्री सातवाहना फेज भी था, जहाँ बहुत सारे छोटे मोटे राजा थे। ठीक है, तो बाद में जाकर के ये लोग कहीं ना कहीं उभर के आते हैं। इनके बारे में बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं आपकी पुराण में। इनको अ, मौर्य भ्रियता भी बोला गया है। ठीक है, इसका मतलब कहीं ना कहीं होता है कि आंध्र भ्रियता बोला गया है। ठीक है, कहीं ना कहीं ये लोग एक छोटी सी ट्राइब टाइप में थे। ठीक, बाद में लेकिन ये धीरे धीरे इमर्ज करते हैं। उस जमाने में हमें बहुत सारे लोकल रूलर्स के भी कॉइन्स मिलते हैं। ठीक है, जो डेक्कन का एरिया है, और उन पे टाइटल था उनका महारथी, महारथी टाइटल था। ठीक है, जैसा कि ये हमें मिलता है कॉइन्स कहाँ से, वीरापुरम से। ठीक, फिर हमें मिलते हैं कॉइन्स ब्रह्मपुरी से। ठीक है, कोरा रूलर्स थे। फिर हमें कुछ एक कॉइन्स और मिलते हैं कोटा लिंगाला से। ठीक, जिन पे मेंशन्ड है नाम किंग लोकल लीडर्स के, जैसे कुछ एक लोकल लीडर जिनके नाम मेंशन है वो है आपका गोभर गोभाद्रा, समीगोप, चिमुलका, कामवाया, नराना, है ना। इन राजाओं के भी नाम थे मेंशन। एक राजा कुबीराका नाम से था। ठीक है, जो सेकंड सेंचुरी BC का है, उसकी इंस्क्रिप्शन हमें मिली है कहाँ से, भट्टी प्रोलू से। ये साउथ इंडिया के नाम है ज्यादातर, है ना, खास करके आंध्रा वगैरह, आंध्रा के ही ज्यादातर हैं ये लोग, डेक्कन का एरिया उसी साइड ज्यादा है ना। तो ये सब हमें इंडिकेट करता है कि कहीं ना कहीं जो ये लोकल एलिट्स थे, इनका राज कब से कब तक था, सेकंड से लेके फर्स्ट सेंचुरी BCE के बीच में ये लोग चलते रहे, है ना। जब मॉडर्न्स का लास्ट फेज चल रहा था, उस समय ये लोग कहीं ना कहीं उभर रहे थे और ये अपने सिक्के वगैरह चलाते थे। ठीक, फिर अगर हम सातवाहनास की बात करें तो सातवाहनास का हमें पता चलता है इन्हीं सिक्कों से कि कहीं ना कहीं ये लोग फर्स्ट सेंचुरी BC से राज करना शुरू करते हैं, और लगभग लगभग 250 साल तक ये लोग राज करते हैं। ठीक है, और एक जगह है पैठन करके, जो आज के डेट में औरंगाबाद या संभाजी नगर बोलते हैं, वहाँ पे, वहाँ के पास में एक जगह है पैठन। ठीक है, वहाँ से ये कहीं ना कहीं, ये वो वही पैठन जो था इनका पॉलिटिकल सेंटर हुआ करता था, ये हमें कहीं ना कहीं मिला है। और जो इनका फर्स्ट रूलर था उसका नाम था सिमुक। ठीक है, ठीक है,
पैठन एरिया किस साइड में? गोदावरी कृष्णा नदी के आसपास ही है, ठीक है ना, सेंट्रल डेक्कन में। सातवाहनास को पुराण्स में कहीं ना कहीं आंध्रास के तरीके से आइडेंटिफाई किया गया है, ठीक है, और इनको आंध्र जाति का बताया गया है या आंध्र भ्रीता बताया गया है, ठीक है। आंध्र भ्रीता का मतलब होता है सर्वेंट्स, भ्रीता का मतलब होता है सर्वेंट्स या सबॉर्डिनेट। तो आंध्र भ्रीता का मतलब ये भी हो सकता है सर्वेंट ऑफ द आंध्रास, ये भी हो सकता है मतलब, है ना, लेकिन ये अप्लाई होता है सर्वेंट ऑफ द आंध्रास मतलब लेटर सातवाहनास के लिए, ठीक है, सक्सेसर्स के लिए, इनिशियल वालों के लिए नहीं, ठीक है। अर्ली सातवाहना जो कॉइन्स थे वो हमें मिलते हैं करीमनगर डिस्ट्रिक्ट से, आंध्र प्रदेश के, जो कि ईस्टर्न डेक्कन में है, ठीक है। लेकिन हमें इंस्क्रिप्शंस भी मिलती है नानाघाट और नासिक केव से, जो कि वेस्टर्न डेक्कन पे है, ठीक। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन का बात है कि हाँ कौन सा शुरू हुआ था, किस साइड से ज़्यादा शुरू हुआ था, लेकिन ये चीज़ तो क्लियर है कि पैटर्न इनका कहीं ना कहीं पॉलिटिकल सेंटर तो था ही था, जो कि आपका कहाँ पे है, आपका बीचों बीच ही है, सेंट्रल डेक्कन में ही पड़ता है वो, ठीक है, औरंगाबाद आज के डेट में। अशोक इंस्क्रिप्शंस में भी मेंशन है आंध्रास का नाम, और उसमें साफ साफ मेंशन है कि ये आंध्रा लोग जो थे वो मौर्य साम्राज्य की एक पॉपुलेशन थी, सब्जेक्ट्स थे, ठीक है। पुराण में मेंशन किया है कि आंध्रास के बारे में कि कौन कौन कितने राजा हैं, कितने साल उन्होंने राज किया, है ना, जैसे मत्स्य पुराण और ब्रह्मांड पुराण में मेंशन है 30 किंग्स के बारे में, और लिखा है कि वो 460 साल तक वो राज किए, ठीक। फिर वायु पुराण में लिखा हुआ है 17 किंग्स के बारे में, उसमें मेंशन कर रखा है कि उन्होंने 300 साल तक राज किया, ठीक। कुछ मत्स्य पुराण के मैन्युस्क्रिप्ट में लिखा हुआ है कि आंध्रा रूल 272 से 275 तक गया है। फिर जो हमारे पास एपिग्राफिक और पॉइंट्स के सोर्सेज हैं, है ना, जिनको न्यूमिस्मेटिक सोर्स भी कहते हैं, वो भी हमें कहीं ना कहीं बताते हैं कि लगभग लगभग 15 सातवाहना किंग थे, ठीक है, और उन लोगों ने लगभग लगभग 275 साल राज किया। तो हम इसी को मान के चलते हैं कि हाँ 15 ही किंग होंगे और 275 साल ही राज हुआ होगा। अगर हम यही चीज को मान लें तो इनका राज कब से कब तक माना जा सकता है? फर्स्ट सेंचुरी बीसी से लेकर के थर्ड सेंचुरी कॉमन एरा तक चला इनका राज, ठीक है। ये देखो, ये कहीं ना कहीं दिखाने की कोशिश किया कि देखो कनिष्क रूल यहाँ तक था, फिर पूरा पाकिस्तान, अफगानिस्तान वगैरह, कश्मीर वगैरह के आसपास के एरियाज है ना, लद्दाख वद्दाख पूरा किसके अंडर था? कनिष्क के अंडर था। फिर इधर मगध का एरिया तो हम जानते हैं, कलिंग भी उस समय बहुत सारू, कलिंग का एरिया भी काफी अच्छा पावरफुल था, खारवेल, किंग खारवेल वगैरह के अंडर में। आंध्रा हो गया आपका सेंट्रल डेक्कन का एरिया, है ना, और ये जो वेस्टर्न क्षत्राप का एरिया है ये गुजरात प्लस मालवा प्लस आपका थोड़ा बहुत सदर्न राजस्थान के एरिया इसके अंडर थे, सिंध भी इसी के अंडर था, ठीक है, वेस्टर्न क्षत्राप के अंडर में। अब हमें देखो जो इंस्क्रिप्शंस मिले नानाघाट और नासिक से, वो कहीं ना कहीं दिखाती हैं कि ये लोग इस एरिया में बहुत ज्यादा प्रभाव था इनका, किनका? सातवाहनास का, है ना। सातवाहना के कॉइन्स हमें अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट से भी मिलते हैं, नेवासा से, ठीक। पुराण्स और ज्योग्राफी ऑफ टॉलेमी में इंडिकेट किया कि सातवाहना की कैपिटल पैठन है, ठीक है। तो हम इसी को मान के चल रहे हैं, वही था सेंट्रल कहीं ना कहीं। फिर देखो अब इनके राजाओं की लिस्ट के बारे में बात करें तो सबसे पहले तो कौन है? सिमुक है, ठीक, जो फर्स्ट सेंचुरी बीसी के आसपास है। उसके बाद आता है इसका उसका भाई कान्हा या कृष्णा, ठीक है, उसने अंपायर को और फैलाया ईस्टवर्ड टिल नासिक तक, ठीक है। उसके बाद सतकर्णी वन आता है, सतकर्णी वन बहुत ही पावरफुल लीडर था, ठीक, उसको लॉर्ड ऑफ द डेक्कन बोलते थे या दक्षिणापति भी बोलते थे। और क्वीन नागनिका इंस्क्रिप्शन भी हमें मिलती है उसके बारे में नानाघाट से, ठीक। सतकर्णी के बारे में दो और रिकॉर्ड हमें मिलते हैं नासिक से। अब खारवेल ने ना प्रशस्ति लिखी थी, उसमें उसने सतकर्णी के बारे में लिखा है, तो मे बी यही वाला सतकर्णी हो, सतकर्णी वन के बारे में ही लिखा है उसने, ऐसा माना जाता है। सतकर्णी वन के बाद कौन आया ये तो पता नहीं है, लेकिन गौतमी पुत्र सतकर्णी जब गद्दी पे बैठा उससे पहले एक और था राजा, उसका नाम था गौतमी पुत्र शिवा सतकर्णी, इसके बारे में पुराण में भी मेंशन्ड है, ठीक। और सिक्कों से तो हमें पता चलता ही चलता है। तो गौतमी पुत्र सतकर्णी भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, मतलब सबसे ज्यादा पावरफुल में से एक था सातवाहनास में, ठीक। और
उसकी अचीवमेंट्स के बारे में नासिक प्रशस्ति में लिखा हुआ है, जो उसकी माँ ने लिखवाया था, गौतमी बालाश्री ने। और गौतमी बालाश्री ने किसके टाइम में ये लिखवाया था, जब उसका पोता वशिष्ठिपुत्र पुलवामी राज कर रहा था, ठीक है। और उसके बारे में लिखा गया है गौतमीपुत्र सतकर्णी के बारे में कि उसने शाक, यवन और पल्लवस को डिस्ट्रॉय कर दिया था, और जो साथ ही साथ जो शहरात्रा डायनेस्टी थी किसकी, आपकी वेस्टर्न शत्राप्स की, उनको भी डिस्ट्रॉय कर दिया था इसने, ठीक, खत्म कर दिया था। और जो सातवाहना के फैमिली का नाम था उसको बहुत नाम रोशन किया था, ऐसा करके लिखवाया हुआ उन्होंने, ठीक है। कौन सी, नासिक प्रशस्ति में, ठीक, कभी मौका मिले तो जाके देखना। फिर सातवाहना और शाक्स के बीच में ना स्ट्रगल हमेशा चलता रहा, ठीक है। 3 फेज की बात करें, पहले फेज में क्या हुआ कि पेरिफ्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी में मेंशन्ड है कि किंग ऑफ बारीगासा, जो कौन था, नाम्बानुस, ठीक, उसने नेवल ब्लॉकेट लगा दिया था किसके अराउंड, कल्याण के अराउंड, जो महाराष्ट्र में जगह है। अब जो शिप्स आती थी, है ना, कल्याण की तरफ आने वाली थी, उनको फोर्स कर दिया जाता था कि बारीगाजा जाए वो, ठीक है। बारीगाजा जगह कहाँ पे थी, वो बारीगाजा जगह आपकी मिडिल ईस्ट की तरफ है ना। बारीगाजा मैं आपको दिखा देता हूँ, बैरीगाजा किसको बोला जाता था, बैरीगाजा देख लेते हैं। बैरीगाजा किसको बोलते थे, भरूच को बोलते थे, देख लो आप, ठीक है। सॉरी, मैं मिडिल ईस्ट बोल रहा था, भरूच को बोलते थे, ग्रीक्स और रोमन्स इसको बोलते थे बारीगाजा, भरूच को, ठीक है। तो क्या कर रहे थे ये लोग, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी में बोलते हैं कि शार्क्स ने पूरा नेवल ब्लॉकेट कर दिया था कल्याण का, और जो भी आती थी शिप्स उसको भेज दिया था बारीगाजा, जो आज का भरूच है, ठीक है। तो कल्याण के प्रॉस्पेरिटी धीरे धीरे कम होने लग जाएगी भाई, जो पोर्ट्स में आते थे, पोर्ट से कितना कुछ आता होगा, है ना, ऊपर से टैक्स भी भरता होगा, वो आना बंद हो गया, तो धीरे धीरे ट्रेडर्स भी यहाँ से चले जाएंगे, जिधर ट्रेड है उधर ही जाएंगे लोग, है ना, पोर्ट्स जिधर है। तो इसके क्यों हमें ये चीज पता चलती है, क्योंकि पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी में तो मेंशन्ड है ये चीज, कल्याण का पोर्ट, लेकिन ज्योग्राफी ऑफ टॉलेमी में कहीं ना कहीं इस पोर्ट का नाम भी नहीं मेंशन्ड है। तो इसका मतलब साफ साफ ये है कि ये पोर्ट का डिस्ट्रॉय कर दिया गया था, है ना, एकदम इसका नामो निशान मिटा दिया गया था। फिर सेकंड फेज में क्या होता है, गौतमीपुत्र सतकर्णी जो है का कहीं ना कहीं कब्जा हो गया था आपका इस एरियाज में, जो नाहपन के अंडर एरिया थे, वो हमें पता चलता है कहाँ से, नासिक प्रशिष्टि से। और साथ ही साथ जोगलथम्बी होर्ड कॉइन से भी हमें पता चलता है। जोगलथम्बी होर्ड कॉइन में हमें 13,000 कॉइन मिलते हैं, जो कि शाक रूलर नाहपन ने इशू किए थे, लेकिन उसके बाद उसके ऊपर काउंटर स्ट्रक किया गया, ठीक है। किसने काउंटर स्ट्रक करवाया, गौतमीपुत्र सतकर्णी ने। काउंटर स्ट्रक का मतलब क्या होता है, जो सिक्का था उसके ऊपर फिर से मोहर लगवाई गई, है ना, गौतमीपुत्र सतकर्णी के ऊपर से। तो वो कहीं ना कहीं तभी पॉसिबल हो पाया होगा जब उन्होंने वो एरिया जीता और उस एरिया में राज कर रहे होंगे, है ना। तीसरा जो हम देखते हैं इन दोनों के बीच की राइवलरी, वो है 18th ईयर में, गौतमीपुत्र सतकर्णी के 18th ईयर जब वो राज कर रहा था, तो वो डोनेट करता है बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री नियर बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री को नासिक के पास, पीस ऑफ लैंड, है ना, जो कि उस समय तक किसके अंडर थी, उसव दत्त के अंदर, जो नाहपन का सन ऑफ लॉ था। तो इसका मतलब कि अब नासिक भी उसने छीन लिया था इनसे, है ना, तभी तो वो दे पा रहा है वहां की लैंड को, वरना कैसे दे पाएगा, किसी और का राज चल रहा होता तो वो दे नहीं सकता था गौतमीपुत्र। तो साफ साफ है कि हाँ, नासिक कहीं ना कहीं वापस जीत लिया गया था इनके हाथ से। तो इनके बीच में टसल चलती रही, कभी शार्क्स जीत लेते थे इनका एरिया, कभी ये वापस ले लेते थे, तो इनके बीच में लड़ाई चलती रही, ठीक। नासिक प्रशस्ति से हमें और क्या पता चलता है, उनसे वहां से ये भी पता चलता है कि गौतमीपुत्र सतकर्णी का रूल कहाँ कहाँ था। असिका, असिका एक जगह है ऋषिका, बिटवीन गोदावरी एंड कृष्णा। असाका नॉर्थ ऑफ ऋषिका। मुलाका जो कि एरिया अराउंड प्रतिष्ठान पैटर्न, ठीक है। कुकुरा नॉर्दर्न काठियावाड़। अनूपा महिष्मती, महिष्मती टू द साउथ ऑफ नर्मदा, ठीक है। विधा विधाबा, विधाबा तो विदर्भ नागपुर का एरिया। अकरा अवंती, अवंती का एरिया, है ना। तो इस तरीके से अकारा ईस्टर्न मालवा में। तो इस तरीके से पूरे के पूरे एरियाज बताया हुआ है। उसमें और भी बताया है कि
ही इज प्रेज्ड एज अ लॉर्ड ऑफ द माउंट फॉलोइंग माउंटेन्स। उसको कुछ एक माउंटेन्स के भी लॉर्ड बताया गया। कौन कौन से माउंटेन के बारे में आप देखो, बिछा, बिछा विंध्याचल रेंज, ठीक है। अच्छावत, अच्छावत है आपका आज की डेट में ऋषावत को से, ऋषावत कहाँ है, पार्ट ऑफ विंध्याचल है, नॉर्थ ऑफ द नर्मदा। फिर पारिछाता, पारिपत्रा और प्रेजेंट अरावली माउंटेन्स। सोच के देखो मतलब कहाँ तक फैला हुआ था इसका राज। सहाया, सह्याद्री वेस्टर्न घाट्स, कान्हागिरी कन्हेरी नियर मुंबई, महेंद्र ईस्टर्न घाट, सीतागिरी नागार्जुन कोंडा इन द गुंटूर एरिया ऑफ द आंध्र प्रदेश। यही नहीं, उसके बारे में ये भी प्रेस किया गया कि उसके जो घोड़े थे वो तीनों सी का पानी पीते थे। अब तीनों सी का पानी का क्या मतलब है आपका कि ईस्ट वेस्ट तो समझ में आ ही गया है ना, साथ में साथ थर्ड सी मतलब इंडियन ओशन तक जाता था वो, है ना। मतलब कि पूरा का पूरा साउथ इंडिया उसके अंडर कब्जा में था। और मैं तो यहाँ पे सिर्फ सोच ही सकता हूँ, अगर उन्होंने अरावली माउंटेन के बारे में ही बोल रखा है तो आप सोचो कहाँ तक फैला हुआ था उनका राज, पूरा राजस्थान तक आया हुआ था, है ना। राजस्थान के अब कितने पार्ट तक था ये कहना मुश्किल है, लेकिन राजस्थान तो था ही ना। इसका मतलब अगर उसको उसको बोला जा रहा है कि वो उसका लॉर्ड था तो, है ना, तो नॉर्थ में भी इसका कहीं ना कहीं चलता था। पर एक एक चीज तो बिल्कुल क्लियर है कि हाँ, इन लॉर्ड ऑफ द डेक्कन जो दक्षिणापति उसको दिया गया था वो बिल्कुल सही था इस इंस्क्रिप्शन के हिसाब से, है ना, टाइटल। ठीक। फिर उसका बेटा गद्दी पे आता है जिसका नाम था वशिष्ठिपुत्र पुलवामी। ये भी बहुत जबरदस्त रूलर था, इसने 24 साल राज किया, 130 से 154 तक, ठीक है। इसको टॉलमी के ज्योग्राफी में बोला गया है सीरो टॉलेमायोस। देखो यार ये ग्रीक नाम है, स्पेल करना मुश्किल हो जाता है ना। तो इसका भी पॉलिटिकल सेंटर कौन रहा, पैठन ही रहा, ठीक। और इसने नासिक पे कंट्रोल बनाए रखा, साफ साफ पता चलता है। और कार्ले पे भी बनाए रखा है इसने कवर, जो पूना के पास में है। फिर इसका इंस्क्रिप्शन हमें मिलता है अमरावती से, ईस्टर्न डेक्कन से, ठीक है, जिससे कि पता चलता है कि अमरावती पे रीजन में भी इसका कंट्रोल था। फिर इसके कॉइन्स पे शिप की मोटिव बने हुए हैं, ठीक है, ईस्टर्न डेक्कन में। तो साफ साफ पता चलता है कि हाँ, इनके ईस्टर्न कोस्ट पे बहुत जबरदस्त कमांड था और ये कहीं ना कहीं ट्रेड भी करते होंगे, ठीक है, सी ट्रेड भी था। लेकिन बाद में हम देखते हैं कि रुद्रदमन वन जो था वेस्टर्न क्षत्राप का, उनका बहुत ज्यादा पावरफुल किंग था वो, और वो सातवाहना पे कहीं ना कहीं हावी हो जाता है, ठीक है। लेकिन फिर भी इन लोगों ने कोशिश बनाए रखी कि नासिक और वेस्टर्न डेक्कन पे होल्ड करके रखें, ठीक। हमें दो इंस्क्रिप्शंस मिलती है वशिष्ठिपुत्र सतकर्णी की फ्रॉम नासिक और नाना घाट, उसके 13th ईयर की। फिर बाद में एक और प्रोमिनेंट लीडर होता है सातवाहनास का, यज्ञ श्री सतकर्णी, ठीक। इंस्क्रिप्शंस में बताया गया है कि उसने भी लगभग लगभग 27 साल राज किया, और उसका पोजीशन में एरिया था नासिक, वेस्टर्न डेक्कन, ईस्टर्न डेक्कन और विदर्भ। और यही शायद सबसे पावरफुल, लास्ट पावरफुल किंग था सातवाहना मोनार्क्स में, ठीक है। बाद में धीरे धीरे ये लोगों की टेरिटरी कम होने लग जाती है, फिर ये आंध्र प्रदेश और कर्नाटका के बेल्लारी रीजन तक ही सिमट के रह जाते हैं, ठीक है। अगर कॉइन्स ऑफ वशिष्ठिपुत्र पुलवामी की बात करें तो वो हमें मिलते हैं आंध्र प्रदेश के अलग अलग जगहों से, ठीक। और फिर जो लेटर किंग्स थे उनके भी कॉइन्स हमें मिलते हैं, तो उनसे उनका नाम पता चलते हैं कहीं ना कहीं, वशिष्ठिपुत्र सतकर्णी, यज्ञश्री सतकर्णी, वशिष्ठिपुत्र विजय सतकर्णी, वशिष्ठिपुत्र शिवाश्री पुलवामी, वशिष्ठिपुत्र स्कंद सतकर्णी, ठीक। तो इनके भी मिलते हैं। कुछ कॉइन्स पे नाम था आपका मधारी पुत्र पुलवामी, ठीक। इसको भी सातवाहन रूलर कंसिडर किया गया है। तो ये सब रूलर्स को बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए राज किए होंगे, ज्यादा राज नहीं कर पाए, है ना। और इनका मेंशन भी है, कहीं ना कहीं मेंशन है, ये लोग पुराण में भी मेंशन है इनके नाम। जो लेटर आपके सातवाना किंग्स थे उनके कॉइन्स में बाइलिंगुअल लेजेंड भी हमें देखने को मिलते हैं, ठीक। नाम रहता है किंग का प्राकृत लैंग्वेज में, साउथ इंडियन लैंग्वेज भी मेंशन रहती है उसमें, ठीक। तो सातवाना की प्रेजेंस कहीं ना कहीं 225 बीसी, 225 कॉमन एरा तक चली, ठीक। उसके बाद फिर राइज होता है वकाटाकास का डेक्कन में, कदम्स का मैसूर में, अभिरास का महाराष्ट्र में, इश्वाकुस का आंध्रा में, ठीक है। इश्वाकुस सबसे ज्यादा इनमें से पावरफुल बनते हैं ईस्टर्न डेक्कन में।
और क्या बचा है? और तो कुछ, हाँ, सातवानस जो थे कहीं ना कहीं ब्राह्मणिकल आइडियोलॉजी को फॉलो करते थे, ठीक है। इसलिए वो वैदिक सैक्रिफाइसेस भी करते रहते थे, जैसे अश्वमेध यज्ञ और आपका आपका अश्वमेध यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, राजस्व यज्ञ, ये सब करते रहते थे वो लोग, ठीक है। और उन्होंने काफी ग्लोरीफाई किया है। गौतमीपुत्र जो सतकर्णी था उसको एज अ मानते थे, वो क्या यूनिक ब्राह्मण मानते थे। और उसने ना कहीं अलाउ नहीं किया आपका क्या जो कास्ट सिस्टम था उसको स्ट्रिक्टली फॉलो किया उन लोगों ने, ठीक है। और उसको ऐसा नहीं हुआ कि आप कास्ट सिस्टम फॉलो नहीं कर सकते, उसने उन लोगों ने कहीं ना कहीं इस चीज को स्ट्रिक्टली इन्फोर्स कराया था, ठीक। बाद में हम ये भी देखते हैं कि एक रानी थी नयानिका करके, वो भी काफी पावरफुल थी। वो अपने बेटे का रेजेंट बनती है, ठीक है। और इवन क्वाइंस भी उनके नाम से निकलते हैं, और एक साइड में उनका नाम होता था, दूसरे साइड में उनके हस्बैंड का नाम रहता था, ठीक है। अगर एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें उस जमाने की, तो आप जानते हो ग्रीक, इंडो ग्रीक हो, चाहे सातवाना हो, चाहे शहरताज हो, चाहे कर्दमाज हो, ये सब के सब कहीं ना कहीं कहा थे। सॉरी फ्रेंड्स, कॉल आ रही थी बार बार। तो आप जानते हो कि इंडो ग्रीक्स हो, चाहे सातवानाज हो, चाहे शहरताज हो, है ना, इन लोगों के पास क्या थी, बहुत लार्ज आर्मी थी, है ना। और आपस में लड़ाइयाँ करते रहते थे हमेशा। तो उसके लिए, अब लड़ाई आप ऐसे ही थोड़ी ना कर पाते हो, उसके लिए टूल्स चाहिए, है ना। ऊपर से आपके पास बहुत सारा पैसा होना चाहिए, फूड वगैरह होना चाहिए काफी, तभी आप लड़ाई कर सकते हो। चाहे उस जमाने में कैसी भी लड़ाई थी, तलवारें तो यूज होती थी, तलवार भाला वगैरह तो यूज होता था। आर्मी के लिए आदमी चाहिए होते थे, तो ये सब के लिए खर्चा कहाँ से आता था? ऑब्वियसली बात है, एग्रीकल्चर ही मेजर सोर्स था, और तो कोई इंडस्ट्री ट्रेड वगैरह भी थोड़ा था। तो वो बहुत सारा टैक्सेस लगाते थे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्सेस लगाते थे, चाहे शार्क्स की बात करो, चाहे सातवानास की बात करो, बहुत टाइप के टैक्सेस लगाते थे, ठीक। फिर शार्क्स और सातवानास कहीं ना कहीं लगे रहते थे कोशिश में कि नासिक, जूनार और कार्ले का जो एरिया है वो उनके पास में रहे, क्यों? क्योंकि ये वाला एरिया ना डायरेक्टली पोर्ट से कनेक्टेड थे, नॉर्दर्न कोंकण के पोर्ट से। तो जो आपकी मेनलैंड थी और जो पोर्ट्स के बीच का रास्ता था, वो कहीं ना कहीं इन्हीं एरिया से निकलते थे, नासिक, जुनार, कार्ला। तो जो जो भी ट्रेड वगैरह होता था वो इन्हीं एरिया से होता था। ये चाहते थे कि हाँ, हमारा इस पे कंट्रोल रहे, ताकि हम ज्यादा टैक्सेस वसूल कर सके, है ना, और प्रॉस्पर कर सके। तो ये इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं टसल का मेन कारण थे, साक्स और सातवाहना के बीच में, ठीक। इन दोनों के बीच में काफी सालों तक लड़ाइयाँ चलती रही, जैसा कि हम जानते हैं। और साथ में सातवाहना किंग्स की लड़ाई उड़ीसा के, या जो उस समय बोल सकते हो कलिंग के राजा खारवेल से भी थी, ठीक है। ये भी माना जाता है कि खारवेल ने तो अपनी आर्मी भी भेजी थी वेस्ट में, और सातवाहना को कहीं ना कहीं बहुत क्षति पहुंची थी, ठीक। सातवाहनाज जो थे, उनके अच्छे रिलेशन थे लोकल चीफ से, ठीक। यहाँ तक कि उनके मैरिटल रिलेशंस भी थे, जैसे महारथी से, महाभोज से, ठीक। जो क्वीन नयनिका थी, वो तो डॉटर थी, महारथी की ही डॉटर थी। और महारथी जो थे वो काफी हद तक एक्टिव थे आपके कहाँ, कार्ले रीजन के आसपास में, है ना, जो वेस्टर्न आपका डेक्कन है, महाराष्ट्र के आसपास के। आप देखो नाम से ही कहीं ना कहीं लग रहा है महाराथी, महारथी, महारथी और मराठी कितना सेम साउंड सा नहीं कर रहा? महारथी, महारथी 10 बार बोलो आपको मराठी बोलने लग जाओगे। तो मैं तो ऐसा डाउट कर रहा हूँ कि मराठी, महारथी जो लिखा हुआ है वो आज के कहीं मराठी कॉम तो नहीं है जो महाराष्ट्र में है, ठीक। ऐसे ही फिर हमें महाभोज के बारे में पता चलता है, महाभोज आपके वेस्टर्न कोस्ट के अलोंग थे, ठीक। तो ये था पूरा आपका चैप्टर सातवानस के बारे में। होप आपको सारा कुछ क्लियर हो गया हो। कहीं कोई डाउट रहा हो तो प्लीज़ आप मेंशन करना। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको पूरा एक एक लाइन बता दूं इस जो आपके बुक में मेंशन है, और कुछ छूट ना जाए। तो फिर भी कुछ छूट जाए तो आप मेरे को प्लीज़ मेंशन करें, मैं और ध्यान रखूंगा, और कोशिश करूंगा कि आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम ना हो। और जैसे मैंने एक गलती कर दी थी यहाँ पे वीडियो पे, मैं फिर से बताता हूँ, बारिकाजा भरूच को बोलते हैं, मैं मिडिल ईस्ट बोल चुका था एक बार। आई एम रियली सॉरी, आप उसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।